हाय एवरीवन, आज हम लोग जो है 30 मार्च के मॉर्निंग शिफ्ट के कुछ बचे हुए प्रश्न थे जो पिछले वीडियो में नहीं हो पाए थे, तो आज हम लोग उनका अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए इसी क्रम में पहला प्रश्न हम लोग ले रहे हैं। प्रश्न लिखा हुआ है, क्यू ने एक मेज 13,500 रुपए में खरीदी और 11,000 रुपए में बेच दी, तो उसकी हानि प्रतिशतता ज्ञात करें। ठीक है, देखिए उसका जो खरीदने का रेट है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है, वो है 13,500 रुपए। क्लियर। और जो सेलिंग प्राइस है, बेचने का रेट है, वो कितना है, तो वो है आपका 11,000 रुपए। आपको मालूम है कि जब कोई चीज ज्यादा की खरीदी जाए और कम की बेची जाए तो हमको लॉस होता है, हानि होती है। तो यहां पर हानि कितने की हो जाएगी, तो यहां पर जो हानि होगी वो 2,500 रुपए की हो जाएगी, अर्थात 2,500 रुपए की हानि हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए हानि प्रतिशत आपको निकालना है। हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, तो हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, तो सबसे पहला काम, नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस। कभी भी सेलिंग प्राइस तब लिखते हैं जब वो कहता है कि विक्रय मूल्य से गणना करें, लेकिन सामान्य रूप से जो वास्तविक लाभ अथवा हानि प्रतिशत होता है वो हमेशा क्रय मूल्य से होता है। तो यहां पर क्या होगा, क्रय मूल्य यहां पर है आपका 13,500 रुपए। हानि कितनी है, 2,500 रुपए। परसेंटेज कितना है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये दो जीरो कैंसिल हो गए। अब क्या करें, तो हम लोग इसको जो है 5 से कट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 500, और इसको अगर हम 5 से कट कर देते हैं तो 5 2 10, ये हो जाएगा 27। ये हो जाएगा 500/27। क्लियर। अब असुविधा ना हो तो सामान्य रूप से आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप इसका डिवाइड करके देखें। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो 27 एकम 27 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका बच जाएगा 23, ये हो जाएगा 230। ठीक, अब आपको आगे भी करना है, तो कितनी बार चला जाएगा ये सोचते हैं। अगर हम लोग ये सोचे तो 270 पूरा जा रहा है, तो इसको आई थिंक मैं 8 बार अगर ले जाऊं तो 8 7 56, 5 हो जाएगा, 8 2 16, 5 21। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 18.51%। क्लियर। तो ऑप्शन ए आपका सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप 500 रुपए की वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए। 500 रुपए की वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए। हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त मिल गई, तो आपको ये छूट प्रतिशत कितनी है, छूट की दर क्या है। देखिए ध्यान से इस बात को, कभी भी आप छूट दर निकालने जाएं तो जैसे कभी कभी हम लोगों की सेल लगती है तो ऐसा लिखा जाता है 2 वस्तुओं पर 1 वस्तु फ्री। ठीक है, 1 वस्तु मुफ्त। या कभी कभी आप लोगों ने लिखा होता है बाई 1 गेट 1 फ्री। ठीक, कई बार ऐसे लिखा होता है बाई 3 गेट 2 फ्री। अब आप इन प्रश्नों को जरा ध्यान से देखिए, तो अधिकतर क्या लगता है कि 2 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु अगर मुफ्त मिल जाए। यहां देखिए रुपयों का तो कोई मतलब नहीं रह गया। अब वो 500 रुपए प्रति वस्तु की दर से होता, 600 रुपए प्रति वस्तु की दर से होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर बात यह आती है कि अगर 2 वस्तुओं पर 1 वस्तु मुफ्त मिल रही है तो जनरली क्या लगता है कि 50% मुफ्त मिल रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान समझिए, 2 वस्तुओं पर 1 वस्तु मुफ्त मिल रही है, इसका मतलब हमने टोटल 3 वस्तुएं खरीदी और उसमें से 1 वस्तु मुफ्त मिली। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 1/3 into 100, तो आपका आंसर हो जाएगा 33 होल 1/3%। जो आपका प्रश्न था उसके अनुसार यहां पर 2 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त मिल रही थी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 33 होल 1/3%। इसी के साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपका ये प्रश्न होता है बाई 1 गेट 1 फ्री। अक्सर आप देखते होंगे बिग बाजार या किसी भी बड़े शोरूम में सेल लगी होती है बाई 1 गेट 1 फ्री, तो आप समझते हैं 100% फ्री दे रहे हैं। 100% फ्री कभी नहीं कोई देता, दे तो फिर इसका मतलब हमसे कुछ ना ले, सीधे सीधे पूरा सामान दे दे, तो वो 100% फ्री होता है, दुकान वाला कभी नहीं देता। यहाँ पर क्या है, 2 वस्तुएं आपको मिलती है, उसमें से 1 फ्री मिलती है, तो यहां पर जो आपकी छूट होती है वो 50% होती है। ध्यान से समझ लीजिएगा इस वाले सवाल के लिए। और इसी तरीके से यहां पर है बाई 3
गेट टू फ्री, इसका मतलब हम टोटल 5 वस्तुएं खरीदते हैं, उसमें से 2 वस्तुएं हमको फ्री मिलती हैं, तो यहां का सही उत्तर हो जाएगा 40% छूट। क्लियर है? ये छूट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा? ठीक है। अगला प्रश्न आपको ट्रिग्नोमेट्री का दिखाई दे रहा होगा। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो अगर थीटा बराबर 30 डिग्री है और हमसे कहा गया है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि हम tan 30 का मान निकाल दें, तो tan 30 का मान हो जाता है 1/√3 और cot 30 का मान निकाल दें तो cot 30 का मान हो जाता है आपका √3। अब tan 30 1/√3 cot 30 डिग्री आपका हो जाएगा √3, वैल्यू रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस और cot 30 को यहां रख लेते हैं तो ये हो जाता है √3 का होल स्क्वायर। क्लियर? 1/√3 को सॉल्व करते हैं तो 1/3 का स्क्वायर 3, तो ये कैसे इसको सॉल्व करेंगे? 3 3 जा 9 और 1 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10/3। अगला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, यदि 3a बराबर 2b बराबर c तो a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन है 3a बराबर 2b बराबर c, तो यहां जब कभी भी इस तरीके से प्रश्न हो और आपसे पूछ दिया जाए a रेशियो b रेशियो c निकालना हो तो इसको जानते क्या लिखेंगे? जो कुछ इसके कोफिशिएंट है उसको उस तरफ ले जाकर के अपॉन में लिख लीजिए, 1/3 रेशियो 1/2 रेशियो 1/1। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा और इसका उत्तर ये होगा। क्लियर? 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम और 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए। यदि प्रत्येक में क्रमशः 1/2, 1/3 तथा 1/4 भाग और जोड़ दिया गया, ठीक है, तो अब बेचने के लिए कुल कितने फल हो गए? ठीक है, तो आपके 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम और 20 दर्जन संतरे, तो 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम और 20 दर्जन संतरे, ठीक है, ये रखे गए बेचने के लिए। अब सबसे पहला काम 1/2, इसका 1/2 भाग और बढ़ाया गया, इसका 1/3 भाग और बढ़ाया गया, इसका 1/4 भाग और बढ़ाएंगे। इसका 1/2 करेंगे तो 10 का 1/2 कितना होता है? 10 का 1/2 होता है 5, अर्थात 5 दर्जन सेब और बढ़ गया, टोटल सेब हो गया 15 दर्जन। इसी तरीके से इसका 1/3 करेंगे तो हो जाएगा 5, इसमें 5 दर्जन आम और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 20 दर्जन आम। और इसी तरीके से 4 का भाग इसमें देंगे, 4 पंचे 20, 5 दर्जन इसमें भी आएगा, 5 इसका भी उत्तर आएगा और इस तरीके से ये हो जाएगा 25 दर्जन संतरे। अब अगर हम इनको जोड़ लें आपस में तो ये हो जाएगा आपका 15 और 20 हो जाएगा 35, 35 और 25 60। कुल फल हमारे पास 60 दर्जन है और 60 दर्जन का मतलब 1 दर्जन में 12 होते हैं तो 60 × 12 बराबर 720 फल होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, वह आधे रास्ते में पहुंचने के बाद अपनी गति को दोगुनी कर देता है। वह 5 घंटे तक चलता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो हमारे सवाल के अनुसार बोला गया है कि पहले कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, ठीक है, और आधी दूरी चलने के बाद उसकी चाल दोगुनी हो जाती है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा। अब जब वो 6 की स्पीड से जाएगा तो टाइम का जो रेशियो होगा वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। क्लियर? समझ पा रहे हैं ना कि अगर आपकी चाल के बीच में 1 और 2 का अनुपात है तो समय के बीच में अनुपात कितना होगा? 2:1 का होगा। क्लियर? अब आप देखिए कि हमको जो है कुल समय बताया गया है 5 घंटे लगते हैं और यहां पर कुल समय कितना है? यहां पर आपका समय दिया है 2:1 में। ठीक, और कुल समय लगता कितना है? तो 5 घंटे डिस्ट्रीब्यूट करें, 2 और 1 3, 3 का इसमें भाग दे देंगे, हो जाएगा 5/3। 5/3 का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 10/3 और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/3। अब आप किसी में भी रख लीजिए, देखिए इसका मान 10/3 है तो अगर आप इसमें रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 10/3, अर्थात ये आपका आ जाएगा 10 किलोमीटर। अगर आधी दूरी 10 किलोमीटर है तो पूरी और आधी दूरी भी 10 ही किलोमीटर हो जाएगी, तो पूरी दूरी आपकी कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर। क्लियर?
एक तरीका तो ये है, और एक आपका ट्रेडिशनल तरीका है, आप उससे भी हल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं उसको भी। तो वो जो ट्रेडिशनल तरीका है वो क्या कहता है, मान लेते हैं आधी दूरी आपकी डी है और आधी दूरी डी है। पहली आधी दूरी आपने 3 की स्पीड से ट्रेवल करी और बची हुई आधी दूरी भी आपने दुगनी 6 की स्पीड से ट्रेवल करी। आपको कुल टाइम कितना लगा, 5 घंटे लगा। अब अगर आपको कुल टाइम 5 घंटे लगता है तो इसका मतलब क्या हुआ, आप एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया 6, ये हो जाएगा 2d प्लस ये हो जाएगा आपका d बराबर 5, तो 6 गुणा करेंगे तो 3d बराबर 6 पंचे 30, d बराबर 30/3 अर्थात 10 किलोमीटर। ठीक, इससे भी पता चलता है कि आधी दूरी आपकी कितनी है, आधी दूरी आपकी जो है 10 किलोमीटर है, तो बची हुई आधी दूरी भी 10 किलोमीटर हो जाएगी और आपकी पूरी दूरी 10 + 10 अर्थात 20 किलोमीटर होगी। क्लियर है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। ठीक है, अब बहुभुज के बारे में बता दें कि एक ऐसी संरचना जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो और वो संरचना क्लोज होती हो, आपस में उनकी भुजाएं जुड़ जाती हैं, तो उन्हें बहुभुज कहते हैं। अगर हम बात करें कि बहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण का मान, प्रत्येक अंतः कोण की बात करें तो वो होता है n-2 × 180/n। n का मतलब जितनी इसकी भुजाओं की संख्या होगी। सबसे पहले काम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 भुजाएं हैं, 9 - 2 × 180/9 सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 9 में 2 गया 7, तो फाइनली हो जाएगा 7 × 20। आपका आंसर आएगा 140 डिग्री। क्लियर है। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, एस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया, इसके बाद काम छोड़ दिया, तो बताइए कि कितना काम बाकी रह गया। ठीक है, उन्होंने 20 दिनों तक काम किया और 50 दिनों में पूरा काम करते, लेकिन 20 दिनों तक किया, तो इसका मतलब यह हुआ कि 2/5 भाग काम हो गया। 5 में से 2 भाग हो गया, तो 5 में से कितना काम भी बचा, 3 काम बचा, तो कुल मिला के 3/5 भाग काम बाकी रह गया। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े और सही विकल्प का चयन करें। प्रस्ताव ए, एक वस्तु 1599 में खरीदे और एक वस्तु मुफ्त पाए, और दूसरा प्रस्ताव है, प्रस्ताव बी, एक वस्तु 999 में खरीदे और दूसरी वस्तु पर 50% की छूट पाए। ठीक है, तो प्रस्ताव ए क्या कह रहा है कि एक वस्तु 1599 में खरीदे और एक फ्री, एक खरीदी हमने और एक दूसरी जो आपकी थी वो कैसी हो गई, फ्री हो गई। और इन्होंने बताया प्रस्ताव बी में कि एक वस्तु आप 999 की खरीदे और दूसरी वस्तु पर 50% आपको मुफ्त मिलेगी, फ्री मिलेगी। अच्छा, सवाल करना है हमसे, कह रहा कौन सा प्रस्ताव बेहतर है। ठीक है, अब कौन सा प्रस्ताव बेहतर है, तो 1599 को मोटा मोटा 1600 समझ लो। ठीक, और एक फ्री मिल गई, इसका मतलब यहां पर हम समझें तो 1600 में इधर लिखते हैं, तो एक ही कंडीशन ये है मोटी मोटी कि 1600 में हमको 2 मिल रही है। ठीक है, 1600 में 2 वस्तुएं मिल रही है। ठीक है, और यहां पर देखते हैं प्रस्ताव बी के बारे में, तो इसको मोटा मोटा 1000 मान लेते हैं। एक वस्तु 1000 रुपए की पड़ेगी, दूसरी वस्तु 50% छूट अर्थात 500 की पड़ेगी, अर्थात हमको 1500 में 2 मिलेंगी। ठीक है, 1500 में 2 मिल जाएगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए हमारा महंगा है, ठीक है, और बी सस्ता है। बी कैसा है, सस्ता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है, तो अपने लोग पहले ऑप्शन को उठाते हैं, चेक करते हैं इसको। सबसे पहला काम कि हम नीचे का एलसीएम बराबर कर लें, तो 3, 4, 5, 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो मैं समझता हूं कि 60। ठीक है, 60 हो जाएगा। मैंने 60 यहां कर लिया, तो ये 3 से भाग दिया, 20 दूनी 40 हो गया। फिर इसी तरीके से 60 इधर कर लिया, तो ये 15 से 45 हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने 60 इधर कर लिया, 5 से भाग दिया, 12 × 48 हो गया। और यहां पर मैंने 60 से भाग दे दिया, तो 2 से भाग दिया, 30 आया, 30 एकम 30। हमसे कह रहा आरोही क्रम में लिखें, तो आरोही क्रम में सबसे छोटा डाटा कौन सा है, सबके नीचे देखिए, ये आपके हर बराबर हो गए, तो अंश देखिए, तो सबसे छोटा अंश 1/2 है। फिर आपको एक अगला प्रश्न एक शंका बेस्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का दिख रहा होगा, आइए उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, a² + b² - 2ab + 2ab। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बस सीधे इसका उत्तर यही बचेगा, a² + b²। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है आर ने 13% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 1200 रुपए उधार लिए। ठीक है, आर को 5 वर्षों के बाद कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक, तो 1200 रुपए की जो राशि है, ठीक है, ये उधार ली गई है और कितने परसेंट की दर से, 13% की दर से। कितने समय के लिए, तो 5 वर्ष के लिए ली गई है। ठीक, तो साधारण ब्याज की बात है तो साधारण ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू दर गुणे समय बटे 100। हल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 पंचे 60 और 60 गुणे 13 हल करेंगे तो ये हो जाएगा 780 रुपए ब्याज के देने पड़ेंगे। तो जो कुल भुगतान होगा हमारा, जो कुल भुगतान है वो कितना हो जाएगा, तो कुल भुगतान 1200 में हम 780 रुपए और बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1980 रुपए। क्लियर है। अगला प्रश्न है, ये भी एक एल्जेब्रिक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 के गुणनखंड करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 के फैक्टर करने, मतलब घटाने पर यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1 आ जाए, गुणा करने पर 42 आ जाए, तो ये आपका होता है 7 छंग 42, 7 माइनस 6x माइनस 42। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार तुमने 7 6 क्यों लिख लिया, क्योंकि गुणा करने पर 42 आए और माइनस करने पर 1 आए। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 7 माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 7 और आपका राइट उत्तर हो जाएगा एक्स प्लस 7 और एक्स माइनस 6। क्लियर है। अगले प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा होगा अंकों का माध्य ज्ञात करें। मैंने आपको पहले भी बताया है माध्य मतलब औसत एक प्रकार का। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ेंगे। कैसे जोड़े, तो ये हो गया आपका 20, ठीक है, ये भी हो गया 20 और ये भी हो गया 20, तो 3 बार तो 20 हो गया आपका 60 हो गया और ये एक 10 और बच गया तो ये हो गया 70। अब कितने टर्म्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है, 7 से भाग दे दिया, इसका माध्य हो जाएगा 10। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1739 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 1739 में क्या जोड़े, सबसे पहला काम 1739 में सिंपली 11 से भाग दे देते हैं हम लोग, तो 11 एकम 11। अब यहां पर आया हमारा 6 और ये हो गया 3, 11 पचे 55। ठीक है, 13 में 5 गया 8 और ये हो गया 9, 11 8 88। अब देखिए यहां पर अगर हम 88 से करते हैं तो ये आपका 1 आ रहा है। ठीक, इसका मतलब या तुम 1 घटा दें, अब 1 घटा देंगे तो भी 11 डिविजिबल हो जाएगा, या फिर दूसरा काम 11 माइनस 1, या तो 1 घटा दें तो दूसरी संख्या क्या बनती है 10, अर्थात हम 10 जोड़ दें। यहाँ उत्तर क्या है, जोड़ने वाली बात है, तो 11 में इसमें 10 जोड़ देंगे 1739 में तो वो 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 8 6 8 7 8 6 8 7 और 6 अंकों का बहुलक और आपका माध्यिका निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बहुलक देख लेते हैं। बहुलक सबसे पहले लिखा हुआ है, तो बहुलक जो बहुत बार आए तो मोड किसका ज्यादा है, तो 8 का ज्यादा है। अगर हम ऑप्शन से प्रश्न सॉल्व करें तो पहले बहुलक का ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन सी आपका बेहतर है क्योंकि उसमें 8 बहुलक दिया गया है। ठीक, आप ऐसे ही टिक मार दीजिए, आपका 8 सही हो जाएगा, 8 बहुलक है। ठीक, लेकिन अब इसके बाद हमको माध्यिका भी निकालनी, तो माध्यिका देखिए बहुलक तो हो गया लेकिन माध्यिका कैसे निकलती है, तो सबको पहले आरोही क्रम में लगाते हैं, तो 1 2 3 बार 6 हो गया हमारा। ठीक, फिर हम 7 की बात करें तो 2 बार 7 हो गया हमारा। ठीक, और फिर 8 की बात करें तो 4 बार हमारा 8 हो गया। ठीक है, और इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स हैं और हमारे पास यहां पर भी 9 टर्म्स है। 9 टर्म्स हैं तो इसका मतलब विषम संख्या है, n बराबर 9 और 9 क्या है, एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या होती है तो माध्यिका कैसे निकलती है, तो वहां पर माध्यिका का फार्मूला होता है n प्लस 1/2। तो यहाँ पर जो 9 प्लस 1/2 अर्थात 5वां पद यहाँ पर माध्यिका होगा। तो 5वां पद 1 2 3 4 5, तो जो माध्यिका होगी वो 7 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो माध्यिका आएगी वो आपकी 7 होगी। एक प्रश्न लिखा हुआ है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। वो कितना दिया है 168
अब चौड़ाई हमको 7 दे रखी है, पहले से मेंशन है, तो हम सिंप्लीफाई कर लें 24। यहां से कंफर्म हो गया है कि हमारी लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। आयत की बात करें तो आयत एक ऐसी संरचना है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और उनके बीच में 90 अंश का कोण होता है। तो इसकी लंबाई 24 हो गई और उसकी चौड़ाई 7 हो गई। ठीक है, अब अगर हम इनसे हम निकालते हैं विकर्ण की माप, तो पाइथागोरस लगा दीजिए, √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 25। तो इसका विकर्ण हो जाएगा 25। ठीक है, इस तरीके से ये आपका सेट पूरा कंप्लीट हो गया। आपको जैसा भी लग रहा है कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।